नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद यह युद्ध यूरोप में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा सिद्ध हो रहा है। युद्ध शुरू करने के दिन पुतिन ने रूसी लोगों से कहा था कि पश्चिम की ओर झुकाव रखने वाला मॉडर्न यूक्रेन रूस के लिए निरंतर खतरा बन रहा था, जिसके कारण रूस अपनी सुरक्षा, विकास एवं अस्तित्व के लिए स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था। इसलिए उनका उद्देश्य यूक्रेन को विसैन्यीकृत अर्थात डिमिलिटराइज कर उसे इस तरह कमजोर कर देना है कि वो अपनी रक्षा स्वयं न कर सके और एक तटस्थ राज्य अर्थात न्यूट्रल स्टेट बन जाए और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अब हम संक्षेप में नेटो कहेंगे, में शामिल न हो सके। पुतिन को यकीन था कि वो शीघ्र ही यूक्रेन की निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। दूसरे, क्या ये वही यूक्रेन है जिसने 2014 में क्रीमिया रूस को बिना प्रतिरोध किए दे दिया था? वो आज इतना ताकतवर कैसे हो गया कि रूस को बराबर की टक्कर दे सके? कुछ राजनीतिक विश्लेषक यूक्रेन और रूस के बीच वर्तमान संघर्ष को एक भू राजनीतिक संघर्ष अर्थात जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं। कुछ विश्लेषक इसे रूस और नेटो के बीच शक्ति प्रदर्शन यानी कि पावर प्ले बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन मानते हैं। वहीं पश्चिमी देश इस संघर्ष को सत्तावाद और लोकतंत्र के बीच संघर्ष मानते हैं। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन तथा अन्य पश्चिमी देश रूस के विरुद्ध लामबंद हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन एक संप्रभु देश बना रहे, एक लोकतांत्रिक देश जो अपने संप्रभु क्षेत्र की रक्षा कर सके। हम चाहते हैं कि रूस इस हद तक कमजोर हो जाए कि वो यूक्रेन पर आक्रमण करने जैसा कुछ न कर सके। अमेरिका यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक, मानवीय एवं राहत सहायता जिस तरह भारी मात्रा में पहुंचा रहे हैं, उसे देख यही लगता है कि नेटो रूस के साथ छद्म युद्ध अर्थात सूडो वार में शामिल हो। प्रश्न ये उठता है कि यदि छद्म युद्ध रियल वार में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हमारी भावी संततियों को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका की त्रासदी झेलनी होगी? इस युद्ध के कारणों एवं संभावित परिणामों को जानने का प्रयास करते हैं। 1990 के दशक के प्रारंभ में जब सोवियत संघ का पतन हो रहा था, 1 दिसंबर 1991 को हुए जनमत संग्रह में यूक्रेन ने सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार यूक्रेन एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि जब यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र बना तभी कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और रीजनल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि रूस और यूक्रेन की सीमा आगे चलकर विवाद का कारण बनेगी, अर्थात एक फ्लैश पॉइंट बनेगा। वैसे भी यूक्रेन में आंतरिक विभाजन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पश्चिमी यूक्रेन को प्रो यूरोपियन एवं पूर्वी यूरोप को प्रो रशियन देखा जा सकता है। 2010 में यूक्रेन में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हुए वोटिंग पैटर्न से यह विभाजन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यूक्रेन जब सोवियत संघ से अलग हुआ, उसे सोवियत शस्त्रागार का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला जो दुनिया में तीसरा बड़ा था। मॉस्को के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीद और सुरक्षा की गारंटी पर यूक्रेन ने रूस को परमाणु हथियार वापस कर दिए और बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि रूस ने दी गई गारंटी का उल्लंघन किया और क्रीमिया पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही ब्लैक सी फ्लीट और इसका मुख्य बेस सेवास्तोपोल शहर एवं पोर्ट का मुद्दा रूस और यूक्रेन के संबंधों के बीच केंद्र में रहा है। जियोग्राफिकली एवं स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण होने के कारण दोनों ही देश इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। कई वर्षों की निराशाजनक कूटनीति के बाद दोनों देशों ने इस मुद्दे पर रस्साकसी समाप्त करने का निर्णय लिया। समझौते के अनुसार यूक्रेन ने सेवास्तोपोल पोर्ट की मुख्य फैसिलिटीज को 20 वर्षों तक पट्टे अर्थात लीज पर देने पर सहमत हो गया। इस प्रकार रूस पूर्व सोवियत बेड़े के अपने हिस्से, जो लगभग 80 से 82% था, 2017 तक रखने में सक्षम हो गया। 31 मई 1997 को रूस और यूक्रेन के बीच एक व्यापक संधि हुई। इस संधि का अनुच्छेद 2 दोनों पड़ोसी राज्यों को एक दूसरे की सीमा की अनुल्लंघनीयता को स्वीकार किया, साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में इथनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं लिंग्विस्टिक ओरिजिनलिटीज की रक्षा करने का वचन भी दिया। वस्तुतः नेटो के विस्तार ने इस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने
एवं यूक्रेन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए विवश किया। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया का ध्यान मध्य एवं पूर्वी यूरोप के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों पर केंद्रित था, खासतौर पर यूक्रेन पर। सोवियत संघ और वार्सा पैक्ट के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका वार्सा पैक्ट में शामिल राज्यों और पूर्ववर्ती सोवियत संघ के गणराज्यों को नेटो में शामिल करना चाहता था। वहीं पूर्वी एवं मध्य यूरोप के देश भी रूस की बढ़ती हुई ताकत को देख अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित थे और नेटो में शामिल होना चाहते थे। इसी क्रम में 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड नेटो के सदस्य बने। रूस के विरोध के बावजूद 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेकिया तथा स्लोवानिया नेटो में शामिल हुए। रूस की आपत्तियों के बावजूद जब अमेरिका नेटो के विस्तार में लगा था, उसी बीच 2001 में 9/11 अटैक के बाद रूस ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिकी युद्ध को स्पष्ट रूप से समर्थन दिया था। 2008 में रूस और जॉर्जिया के युद्ध ने रूस और नेटो के बीच मतभेदों को और गहरा कर दिया था। रूस को अमेरिका की शासन परिवर्तन और तथाकथित कलर रिवॉल्यूशन की नीति पर गंभीर आपत्ति थी। यूक्रेन में 2004 की ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बाद मॉस्को समर्थक विक्टर यानुकोविच को हटाकर रूसी विरोधी विक्टर युशेंको के द्वारा बदल दिया गया था। युशेंको यूरोपियन यूनियन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहते थे। नेटो की अगली योजना यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो में शामिल करना था। इसके लिए इन दोनों राज्यों में नेटो में शामिल होने के लिए मेंबरशिप एक्शन प्लान की पहल भी शुरू कर दी थी। यूक्रेन और जॉर्जिया तो नेटो में शामिल नहीं हुए, लेकिन 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया जरूर नेटो में शामिल हो गए। यूक्रेन आज अगर नेटो का सदस्य होता तो नेटो यूक्रेन की रक्षा करने के लिए बाध्य होता। क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे नेटो के चार्टर के अनुच्छेद 5 का लाभ नहीं मिल सकता। इस अनुच्छेद के अनुसार नेटो के किसी एक सदस्य राज्य पर आक्रमण नेटो के सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाता है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित होकर नेटो में शामिल होने का निर्णय लिया है। इस पर तुर्की के कुछ रिजर्वेशन अवश्य हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग खुली बाहों से फिनलैंड और स्वीडन का स्वागत कर अपने सदस्यों की संख्या 32 करने के लिए बेताब है। रूस ने फिनलैंड को नेटो में शामिल होने पर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। गौरतलब है कि फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। रूस को उकसाए बिना नेटो का विस्तार संभव ही नहीं था। रूस का यह मानना रहा है कि ऐसा कर नेटो उसे यूरोप में आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। नेटो का विस्तार एक तरीके से एक नए शीत युद्ध को जन्म दे रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे रोकने के लिए यूक्रेन में एक लाल लकीर खींच दी थी, क्योंकि यदि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता तो नेटो को रूस की सरहद तक पांव पसारने का मौका मिल जाता। यदि हम रूस के आस पड़ोस की भौगोलिक स्थिति का आकलन करें तो यही पाएंगे कि नेटो ने रूस के पास पड़ोस में अपने सदस्य राष्ट्रों में अपनी सेनाएं तैनात कर रखी हैं। नेटो का यह कहना रहा है कि वो रूस के साथ शस्त्र नियंत्रण और नई कूटनीति पर बातचीत करने के लिए अपने दरवाजे खुले रखेगा, लेकिन वो नए राष्ट्रों के नेटो में प्रवेश के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह दलील रही है कि यदि यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है और नेटो वहां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देता है तो क्या हमें नेटो ब्लॉक के साथ युद्ध करना चाहिए? क्या किसी ने इसके बारे में सोचा है? शायद नहीं। संक्षेप में, यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की जड़ में नेटो है, अर्थात नेटो इज द हार्ट ऑफ द क्राइसिस। 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। उन्हें रूस का समर्थक माना जाता था। उन्होंने सेवेस्टोपोल लीज, जो 2017 में समाप्त होने वाली थी, 2042 तक बढ़ा दिया। इसके बदले रूस यूक्रेन को सस्ती दरों पर नेचुरल गैस सप्लाई करने पर सहमत हो गया। इन दोनों के बीच रिश्ते तब और अच्छे हुए जब यूक्रेन ने जून 2010 में आधिकारिक रूप से नेटो में शामिल न होने का निर्णय लिया। नवंबर 2013 में राष्ट्रपति यानुकोविच ने रूस के दबाव में आकर यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाले डीप एंड कम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। यह समझौता यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ राजनीतिक और आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करता।
यानुकोविच के इस निर्णय से लोग कीव की सड़कों पर उतर आंदोलन करने लगे। लोग कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में जमा होने लगे। उन्हें बिखेरने के लिए पुलिस ने हिंसात्मक रूप अपनाया। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए और दर्जनों लोग मारे गए। दिसंबर 2013 में लोग कीव के सिटी हॉल में जमा होकर यानुकोविच के इस्तीफे की मांग करने लगे। अंततः यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। विपक्ष की सरकार बन गई। यूक्रेन वासियों ने इस विजय को सम्मान की क्रांति अर्थात रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी करार दिया। इसके बाद फरवरी 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया और मार्च 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी देशों ने इसे अवैधानिक अर्थात इलीगल एंड इलिजिटिमेट बताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2, हेलसिंकी फाइनल एक्ट और बुडापेस्ट मेमोरेंडम का उल्लंघन बताया तथा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। क्रीमिया में हुए जनमत संग्रह में 96.77% क्रीमिया के लोगों ने रूस के साथ रहने का निर्णय लिया। पश्चिमी देशों ने इस रेफरेंडम को भी विवादित बताया। 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण के बाद रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबस क्षेत्र के लुहांस्क और डोनेत्स्क प्रशासनिक क्षेत्र में अलगाववादियों का समर्थन करता रहा। अलगाववादियों ने संभवतः मॉस्को के समर्थन से इस क्षेत्र के नियंत्रण के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इन क्षेत्रों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए अपना नाम डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया। दरअसल ये दोनों राज्य अलगाववादियों द्वारा शासित थे और यूक्रेन के अंदर रूस के प्रॉक्सी स्टेट्स थे। किसी भी देश ने, यहाँ तक कि रूस ने भी इन राज्यों को मान्यता नहीं दी। 21 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण करने से 3 दिन पूर्व रूस ने आधिकारिक तौर पर लुहांस्क और डोनेत्स्क के स्वघोषित गणराज्यों को मान्यता प्रदान कर दी थी। युद्ध के दौरान कुछ क्षेत्रों में तीव्र प्रतिरोध मिलने के कारण रूस ने अपना ध्यान पूर्वी यूरोप पर लगा दिया है। संभव है रूस का उद्देश्य क्रीमिया के तरह डॉनबस क्षेत्र का अधिग्रहण करना हो। ऐसा करने में रूस सफल हो जाता है तो लुहांस्क और डोनेत्स्क से क्रीमिया, जिसका एनेक्सेशन रूस ने 2014 में किया था, तक एक लैंड ब्रिज या भूमि गलियारा बना सकेगा। मारियोपोल को रूस खंडहर बनाकर उस पर विजय प्राप्त कर चुका है। लैंड ब्रिज क्रेमलिन को अजोव सागर के साथ यूक्रेनी तट पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकेगा। प्रश्न ये है कि क्या पूर्वी यूक्रेन के डॉनबस क्षेत्र का अधिग्रहण कर रूस अपने एक सीमित उद्देश्य को हासिल कर युद्ध रोक देगा? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को सबसे खराब मानवीय तबाही के रूप में देखा जा सकता है। शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं। बुका में हुए नरसंहार से रूस की क्रूरता एवं बर्बरता देखी जा सकती है। अस्पतालों, सिनेमाघरों पर बमबारी से अमानवीयता का अनुमान लगाया जा सकता है। UNHRC के अनुसार 2 मिलियन लोग अभी तक शरणार्थी बन चुके हैं और वहीं अभी 5 से 10 मिलियन लोगों के विस्थापित होने की संभावना है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, नेटो तथा अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार पहुंचाते रहे, लेकिन रूस के साथ सीधे टकराव से बचते रहे। उदाहरण के तौर पर जब जेलेंस्की ने नेटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की तो नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन को रूस के मिसाइल तथा हवाई हमलों से बचाने के लिए नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब होगा रूसी विमानों को मार गिराना। यह यूरोप में एक फुल फ्लेश्ड वार का रूप ले सकता है जिसमें बहुत से देश शामिल हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस युद्ध को यूक्रेन के बाहर न फैलने दें, इसलिए यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया जा सकता। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन न घोषित कर नेटो लीडरशिप ने रूस को यूक्रेनी शहरों और गांवों में और अधिक बमबारी करने की हरी झंडी दिखा दी है। जेलेंस्की ने पूछा कि क्या यूक्रेनी लोगों को बचाने के लिए उन्होंने नो फ्लाई जोन मांगकर कुछ ज्यादा ही मांग लिया था। अमेरिका से और अधिक सहायता और रूस पर सख्त प्रतिबंधों की मांग तो उन्होंने की ही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम। जेलेंस्की ने कहा कि विश्व को नई संस्थाओं और गठबंधनों की आवश्यकता है। आर्थिक प्रतिबंध लगाने से युद्ध रुक सकते तो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध कब का रुक गया होता। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 1 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। शांति के लिए खतरों, एक्ट्स ऑफ एग्रेशन से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान आदि महत्वपूर्ण कार्य चार्टर के चैप्टर 6 और 7 सुरक्षा परिषद को सौंपते हैं। किंतु चार्टर का अनुच्छेद 27 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, जिन्हें हम P5 भी कह सकते हैं, वीटो पावर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर अब तक वीटो पावर विश्व शांति के मार्ग में प्रमुख बाधा रहा है। P5 मेंबर्स जियोपॉलिटिकल ब्लॉक के रूप में सदा विभाजित रहे हैं। अमेरिका या सोवियत संघ और अब उसका उत्तराधिकारी, उसने अनेक क्रूशियल डिसीजंस में वीटो पावर का प्रयोग किया है, खासतौर पर तब जब P5 मेंबर्स के हित आपस में टकरा रहे हों, जिसके कारण यूनाइटेड नेशंस प्रायः विषम परिस्थितियों में अपनी नपुंसकता का परिचय देता रहा है। उम्मीद है कि यूक्रेन का वर्तमान संकट राष्ट्रों को इसके लिए प्रेरित करेगा कि वो ऐसी संस्थाओं का निर्माण कर सकें जो ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन कर सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्राप्त अधिकारों के तहत आहूत आपातकालीन अधिवेशन में यूक्रेन में मानवीय संकट के लिए रूस को दोषी ठहराया तथा तुरंत युद्ध विराम लागू करने के लिए कहा। 2 मार्च 2022 को हुए इस अधिवेशन में 141 देशों ने पक्ष में, 5 देशों ने खिलाफ वोट दिया। भारत समेत 35 देशों ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी। नाटो के साथ संभावित संघर्ष की जो तीव्रता दिख रही है, उसमें भले ही न्यूक्लियर वार की सीमित संभावना दिखाई पड़ रही हो, पर इसमें अतीत की पावर पॉलिटिक्स की झलक जरूर दिखाई पड़ती है। नाटो और उसके सहयोगियों द्वारा जिस तेजी, स्कोप, स्केल एंड सिवियरिटी के साथ अभूतपूर्व ढंग से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ये प्रतिबंध एक दुधारी तलवार न सिद्ध हो जाए। एक और जहां इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को निचोड़ना, आर्थिक वृद्धि को रोकना, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना एवं पूंजी के बहिर्वाह को बढ़ावा देना था, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाया जा सके और उसके वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी तक उसकी पहुंच को रोका जा सके। इसके साथ ही ये प्रतिबंध पुतिन सहित रूसी अभिजात वर्ग और उनके परिवारों के सदस्यों पर भी लागू होते हैं। वस्तुतः एक बड़ी संख्या में देशों द्वारा डॉलर पर आधारित लेन देन अपनाने तथा इसके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पहुंच के कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जबरदस्त दबदबा बना। प्रतिबंध विश्व की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं। जहां तक अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की बात है, BBC के अनुसार रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्ति को उसके मुद्रा भंडार का उपयोग करने से रोकने के लिए फ्रीज कर दिया गया। इससे रूबल की कीमत में 22% की भारी गिरावट आई, जिससे रूस में मुद्रास्फीति में 14% की वृद्धि हो गई। हालांकि रूबल तब से अब सुधरा है। रूस का शेयर बाजार भी धड़ाम से गिर गया। प्रतिबंधों के कारण रूस को अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋण का भुगतान करना मुश्किल हो गया था। प्रमुख रूसी बैंक्स को अंतर्राष्ट्रीय विदेशी संदेश प्रणाली से हटा दिया गया, जिससे ऊर्जा निर्यात के लिए रूस को भुगतान करने में देरी हो रही है। यूनाइटेड किंगडम ने भी प्रमुख बैंकों को यूके की वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया है। रूसी फर्मों को पैसे उधार लेने से रोक दिया गया। अमेरिका रूसी तेल के आयात को समाप्त कर देगा। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन खोलने की योजना पर रोक लगा दी है। इन प्रतिबंधों का रूस पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी घातक परिणाम दिखाई पड़ सकते हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है, एनर्जी की कीमत बढ़ सकती है, सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर भारत की अर्थव्यवस्था एवं रक्षा क्षेत्र पर देखा जा सकेगा। यह स्वयं में एक विषय है, इसलिए इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। आर्थिक संकट के साथ साथ साइबर रिस्क भी दिखाई पड़ रहा है। साइबर वॉरफेयर के द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जा सकता है, इसलिए साइबर सुरक्षा सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गंभीर प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिन्हें विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया था, विफल हो जाती है, तब विश्व में युद्ध की विभीषिका से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। लीग ऑफ नेशंस की असफलता के कारण विश्व युद्ध की तबाही झेलनी पड़ी थी, किंतु आज जब संयुक्त राष्ट्र संघ रूस और यूक्रेन के संघर्ष में कुछ नहीं कर पा रहा है, विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ खास तौर पर सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन एवं संरचनात्मक सुधार अपेक्षित है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत, जापान, ब्राजील जैसे राष्ट्रों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इन्हें सुरक्षा परिषद में जगह मिलनी चाहिए। 1962 में जब क्यूबा में रूसी मिसाइलें तैनात की गई थीं, तब अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित और भयभीत था। ख्रुश्चेव और कैनेडी ने विवेकशीलता का परिचय देते हुए संभावित न्यूक्लियर वार को टाल दिया था। आज रूस को यह भय था कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो की सेनाएं रूस की सीमा पर तैनात की जा सकेंगी, जिससे उसकी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या पुतिन और बाइडेन
इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा सकते थे। यह यूक्रेन, जो पूर्व सोवियत काल में रूस का सहयोगी रहा है, डायलॉग टेबल पर बैठकर क्या इसे शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा सकते थे? क्या यूक्रेन एक तटस्थ राष्ट्र या बफर स्टेट रह शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रह सकता था? नेटो, जिसकी स्थापना शीत युद्ध काल में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी, सोवियत संघ के धराशायी होने के बाद क्या इसकी प्रासंगिकता बचती है? यदि नहीं, तो क्या इसे डिसॉल्व नहीं हो जाना चाहिए था? इसे नए वैश्विक चुनौतियों के लिए बना रहना अपरिहार्य ही था। तो क्या उन नए चैलेंजेस से निपटने की जिम्मेदारी किसी नए संगठन या संयुक्त राष्ट्र संगठन को नहीं सौंपी जा सकती? एक प्रश्न और, क्या अमेरिका की मंशा रूस को एक आयरन कर्टन के पीछे धकेलने की तो नहीं है? प्रश्न अनेक हैं, सोचिएगा अवश्य। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था, ये पुतिन का युद्ध है और इसका अंजाम पुतिन और रूस को भुगतना होगा। यह युद्ध शीतकाल के बाद की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना है। यह युद्ध कब तक चलेगा या इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कहना मुश्किल है। यह युद्ध एक भयंकर प्रलयकारी महायुद्ध का भी रूप ले सकता है और यदि समाप्त हो गया तो एक नया शीत युद्ध शुरू हो सकता है। पुतिन आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन जीतेंगे कैसे, ये कहना मुश्किल है। आने वाले 2-3 सालों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप क्या होगा, यह भी कहना मुश्किल है। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं संभावनाओं के कुछ परिदृश्य प्रस्तुत करना चाहूंगा जो किसी भी तरीके से भविष्यवाणी नहीं है। आज रूस के द्वारा यूक्रेन पर अप्रत्याशित हमले के खिलाफ यूरोप के देश एकजुट हैं, लेकिन कब तक, इस प्रश्न का उत्तर देना फिलहाल अत्यंत कठिन है। रूस भी समझ रहा होगा कि यह युद्ध जीतना आसान नहीं होगा। संभव है कि यह युद्ध एक लंबे समय तक खिंच जाए। यह भी संभव है कि रूस में इस बीच पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो जाए और उन्हें अपदस्थ कर सत्ता किसी और को सौंप दी जाए। हो सकता है कि इसकी भनक पुतिन को लग जाए और वे दर्जनों जनरल्स को जेल में डाल दें। संभव है कि पुतिन अपनी सेना का कुछ भाग यूक्रेन से हटा लें और यूक्रेन में उतनी ही सेना रखें जितनी यूक्रेन की कोस्ट लाइन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो। कुछ देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष मध्यस्थता कर युद्ध विराम घोषित करवाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मध्यस्थों की कूटनीति की प्रभावकारिता या विफलता इस संघर्ष में क्या भूमिका निभा पाती है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इन प्रयासों के बीच रूस इस बात की गारंटी अवश्य चाहेगा कि नेटो, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन तथा अन्य राष्ट्र यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगे और न ही यूक्रेन और जॉर्जिया नेटो में शामिल होंगे। हालांकि जेलेंस्की ने यह बात स्वीकार की है कि यूक्रेन का नेटो का सदस्य बनने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। रूस यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेट बनने की मांग भी रख सकता है। वहीं जेलेंस्की इस बात की गारंटी चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य तथा जर्मनी और तुर्की जैसे देश यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करें। संभवतः जेलेंस्की दोनास्क एवं लुहांस्क क्षेत्रों की स्वतंत्रता को स्वीकार न करें। वर्तमान परिदृश्य में जो बाइडेन को अगला चुनाव हारने की संभावना दिख सकती है। यूरोपीय संघ के नागरिक भी अपनी अपनी सरकारों से असंतुष्ट नजर आ सकते हैं। आज विश्व की जियोपॉलिटिक्स करवटें बदलती दिख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध शतरंज का खेल दिखने लगा है। कौन कब क्या चाल चल दे, स्पष्ट नहीं है। इतना अवश्य स्पष्ट है कि यूरोप पहले जैसा यूरोप नहीं रहेगा। इस युद्ध ने लोकतांत्रिक देशों के बीच घनिष्ठता बढ़ाई है। चीन मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है और रूस के साथ है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करेगा। युद्ध में विध्वंस और विनाश, शहरों का खंडहरों में तब्दील हो जाना, उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना, बुका जैसे शहरों जैसा नरसंहार, महिलाओं की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़, युद्धग्रस्त राष्ट्रों से भारी पलायन के कारण दूसरे देशों में शरणार्थी समस्या, मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी युद्ध के बाई प्रोडक्ट होते हैं। युद्ध शुरू करना आसान होता है, किंतु समाप्त करना बेहद मुश्किल। इस युद्ध के कारण उत्पन्न अनिश्चितता के इस दौर में हमें यह देखना है कि इस युद्ध को रोकने में कोऑर्डिनेटेड सैंक्शंस कितने प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, या मध्यस्थों के कूटनीतिक प्रयास क्या युद्ध विराम लागू करवा पाएंगे।
रण क्षेत्र में रूस की मिलिट्री सिचुएशन तथा यूक्रेन का प्रतिरोध इस युद्ध को कहां तक ले जा पाता है, ऐसे कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर अभी हमारे पास नहीं है। अंत में मैं इस विश्वास के साथ आपसे विदा ले रहा हूं कि इस युद्ध का कोहरा शीघ्र ही हटेगा, अनिश्चितताओं के बादल छटेंगे और इसके बाद एक ऐसे विश्व का अभ्युदय होगा जिसमें सर्वत्र वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष होगा, राष्ट्रों के बीच सौहार्द एवं विश्वास स्थापित होगा और विश्व शांति स्थापित हो पाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।